दोस्तों आज गुलाबो सिताबू मूवी की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ की। मूवी को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार और लीडिंग रोल प्ले किया है महानायक अमिताभ जी ने और उभरते स्टार आयुष्मान खुराना ने। यह है मिर्ज़ा जो फातिमा महल की बेगम के पति हैं। दोस्तों स्टोरी में आपको पूरे सस्पेंस के साथ बताऊंगा ताकि आपको सुनते हुए भी मज़ा आए और मुझे सुनाते हुए भी। दोस्तों मिर्ज़ा बड़े ही लालची किस्म के आदमी हैं। जेब खर्ची के लिए लट्टू भी निकाल कर बेच आते हैं, पर अपना नहीं, किराएदारों का। किराएदार भी ऐसे कि पूरे महीने का किराया भी मात्र 30 रुपये देते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो देते भी नहीं हैं। आयुष्मान की पूरी फैमिली इस फातिमा बेगम की हवेली में बरसों से रह रही है। आयुष्मान का नाम इसमें बाके रस्तोगी है, जो जन्म से ही इस हवेली में किराएदार की तरह रह रहे हैं। पर अब इतने साल रहने के बाद भी ये हवेली पर अपना पूरा अधिकार बताते रहते हैं और किराया नहीं देने की कसम खा रखी है। इनकी एक आटे की चक्की है, बाके और मिर्ज़ा की हमेशा खटपट चलती रहती है। मिर्ज़ा किराया बढ़ाना चाहते हैं पर बाके हैं कि देने को तैयार ही नहीं। मिर्ज़ा जेब खर्ची के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेचते रहते हैं। अब तो इसने चोरी छिपे घर का झूमर ही बेच दिया है। ये है इनकी बेगम जो उम्र में इनसे 17 साल बड़ी है। इनकी उम्र है 95 साल और मिर्ज़ा की उम्र है 78 साल। मिर्ज़ा अपना किराया मांगने बाके के पास जाते हैं और किराया देने की बात करते हैं, पर बाके भी बड़ा अक्लमंद है। अपनी बहन को बीमार होने का बहाना बना लेता है और कहता है कि घर में तो खाने में भी कुछ नहीं है। पर बाके के घर पे रखा माइक्रोवेव बोल पड़ता है और बाके की बहन पूरा किस्सा बता देती है कि बिरयानी बनी है 2 मिनट में। बाके की इस करतूत पर मिर्ज़ा को गुस्सा आ जाता है और मिर्ज़ा बिजली के फ्यूज निकाल देता है। अगले दिन जब बाके नहाने जाता है तो मिश्रा जी के गेट नहीं खोलने पर दीवार के लात मार देता है और दीवार टूट जाती है और मिर्ज़ा बाथरूम के ताला लगा देते हैं कि कोई भी उसमें ना जा पाए। रात के वक्त जब मिर्ज़ा सो रहा होता है तो बाके उसे चारपाई समेत उठाकर रोड पे छोड़ आता है। सुबह जब मिर्ज़ा अपने आप को रोड पे पाता है तो मिर्ज़ा का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मिर्ज़ा इसकी कंप्लेन करने पुलिस थाने पहुंचता है। स्टेशन पर पुलिस तो कुछ नहीं करती, पर हवेली किराएदार ये सब बातें सुन एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला ज्ञानेश्वर ज़रूर सुन लेता है और हवेली को हथियाने का प्लान बनाने लगता है ताकि टूटी दीवार का सहारा लेकर हवेली को जर्जर घोषित कर दे और बाके को भी अपने साथ एलआईजी फ्लैट और क्वार्टर का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है। मकान के लालच में बाके भी दूसरे किराएदारों को मिलाकर ज्ञानेश्वर के साथ हो लेता है और इधर मिर्ज़ा भी क्रिस्टोफर वकील के पास अपनी कहानी ले पहुँचता है। मिर्ज़ा बेगम के मरने के बाद हवेली को हड़पना चाहता है और बेगम के जल्द मरने की हमेशा इच्छा करता रहता है ताकि उसे हवेली मिल जाए। पर हवेली के सारे कागजात तो बेगम के पास होते हैं और उसी के नाम पर होते हैं। इसी सिलसिले में मिर्ज़ा बेगम से उसके पूरे ख़ानदान के बारे में जानकारी जुटाने लगता है और पूछता है कि अब तुम्हारे ख़ानदान में कौन कौन बचे हैं। बेगम तो इनके जवाब नहीं दे पाती, पर मिर्ज़ा खुद इनके जवाब ढूंढने और उन सब से एनओसी लेने उनके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ भी मिर्ज़ा का साथ सब लोग देते हैं और मिर्ज़ा को एनओसी मिल जाती है और मिर्ज़ा हवेली के असली कागजात भी ढूंढ लेता है, पर असली काम तो अभी बाकी होता है। मिर्ज़ा को इन कागजात पर बेगम के अंगूठे लगवाने होते हैं। बेगम के रात में सोते वक्त मिर्ज़ा अंगूठे के निशान लगवा लेता है, पर मिर्ज़ा से यहाँ एक गलती हो जाती है। मिर्ज़ा गलती से राइट हैंड की जगह लेफ़्ट हैंड के निशान लगवा ले आता है। सुबह उठने पर जब बेगम अपनी अंगुलियों पर स्याही के निशान देखती है तो बेगम को शक हो जाता है और वो अपनी अंगुलियों को बांध देती है। और जब मिर्ज़ा अंगूठा लगवाने फिर से बेगम के पास जाता है तो ये देखकर फिर से लौट आता है। मिर्ज़ा की हमेशा यही इच्छा रहती है कि बेगम मर जाए और ये महल उसके नाम हो जाए।
एक बार जब डॉक्टर बेगम को देखने आता है तो मिर्ज़ा ये अनुमान लगा लेता है कि बेगम मरने वाली है और बेगम के लिए कफन और कब्रिस्तान में जगह भी देख आता है। और मिर्ज़ा क्रिस्टोफर वकील के साथ मिलकर बिल्डर मुनमुन के पास पहुंचता है ताकि वह महल को खरीद ले और 5 लाख रुपए में सौदा पक्का करवा देता है। मिर्ज़ा को हिसाब किताब का पता ही नहीं होता है और 5 लाख को भी वो बड़ी रकम समझ लेता है। वहीं अगले दिन आर्कियोलॉजिकल वाला भी हवेली को सील करने आ पहुंचता है और सभी किराएदारों को नोटिस देकर खाली करने की बोल देता है। किराएदार और बाकी अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं और पाते हैं कि ज्ञानेश्वर ने इनके साथ धोखा किया है। वहीं इन्हें बाहर निकालता हुआ देखकर मिर्ज़ा भी बड़ा खुश होता है कि अचानक मुनमुन बिल्डर भी पैसा लेकर हवेली खरीदने आ पहुंचता है कि तभी बेगम का ख्याल रखने वाली आवाज़ लगाती है और कहती है कि बेगम चली गई। मिर्ज़ा खुश होता हुआ जाता है पर बेगम यहाँ मरी नहीं होती है। बेगम एक चिट्ठी छोड़ जाती है जो बाकी पढ़कर सुनाता है। बेगम अपने पुराने आशिक अब्दुल रहमान के साथ रहने को चली जाती है और पूरी हवेली भी अब्दुल रहमान को 1 रुपये में बेच देती है। बेगम लिखती है कि मिर्ज़ा तुम पर हमें तभी शक हो गया था जब तुम हमारे ख़ानदान के मरने वालों के बारे में पूछ रहे थे। बेगम अपने उसी आशिक के साथ भाग जाती है जो उसे जवानी में लंदन ले जाना चाहता था, पर हवेली के प्रेम के कारण उसने मिर्ज़ा के साथ रहना मंजूर कर लिया था। मिर्ज़ा और किराएदारों को हवेली खाली करने का लीगल नोटिस आ जाता है और मिर्ज़ा को एक 2 कमरों वाला टूटा घर रहने के लिए दे देती है और साथ में एक कुर्सी भी दे देती है जिसे मिर्ज़ा बाद में 250 रुपये में बेच देता है। और वहीं उस कुर्सी की एंटीक पीस के रूप में 1.5 लाख रुपए की कीमत होती है। मिर्ज़ा साहब का लालच उन्हें रोड पे ले आता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ मैं आगे भी लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।